नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान से रिहायशी इलाकों पर भीषण गोलीबारी, 8 नागरिकों की मौत, 22 घायल। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह। कश्मीर में 26 स्कूलों के जलाए जाने पर केंद्र सख्त, राज्य सरकार को निर्देश, स्कूलों में पढ़ाई फिर शुरू हो। राजनाथ सिंह से मिले राज्यपाल। जेल से सिमी सदस्यों की फरारी पर जेल मंत्री ने माना सुरक्षा में हुई चूक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार और जेल प्रशासन से मांगा जवाब। कांग्रेस की न्यायिक जांच की मांग। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स ने कई देशों में दी रक्षा सौदों के लिए दलाली। भारत से हॉक एयरक्राफ्ट इंजन सौदे के लिए 82 करोड़ देने का आरोप। और नवाज शरीफ संकट में, आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया आयोग। इमरान खान ने रद्द की सरकार विरोधी रैली। और अब पहली खबर। भारत में हुए एक रक्षा सौदे में घूस को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स पर भारत में रक्षा सौदा हासिल करने के लिए करीब 82 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगा है। गार्डियन और बीबीसी ने इस मामले की पड़ताल की है। उन्होंने कई लीक दस्तावेज और बिचौलियों के बयानों के आधार पर कहा है कि रोल्स रॉयल्स ने अवैध तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल कर कई सालों तक मुनाफा कमाया है। भारतीय रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। बीबीसी और द गार्डियन को एक जांच में रोल्स रॉयस के भ्रष्टाचार में शामिल होने के सबूत मिले हैं। इनके मुताबिक कंपनी ने भारतीय एजेंट को 10 मिलियन पाउंड यानी करीब 82 करोड़ रुपए का गुप्त भुगतान किया है। इतना ही नहीं, कंपनी पर दूसरे देशों में अवैध तरीकों से सौदे हासिल करने का भी आरोप है। खबरों के मुताबिक रोल्स रॉयस ने भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होने वाले हॉक एयरक्राफ्ट इंजन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बिचौलियों को ये रकम चुकाई। भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए करती है। फैमिली है क्या जो हिंदुस्तान में कहा हुआ है कि इनसे मुलाकात नहीं करनी, इनको अवॉइड करना है। गवर्नमेंट ने इनको पर्सोना नॉन कॉन्टैक्टिंग बताया था। क्या ये फैमिली ने पैसा खुद रखा है या हिंदुस्तान में डिफेंस में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स को दिया? इसकी जानकारी होनी चाहिए और अगर ये सिद्ध होता है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में लंदन में रह रहे हथियार डीलर सुधीर चौधरी का नाम सामने आया है। सुधीर चौधरी पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। हालांकि उनके वकील ने इन आरोपों से इनकार किया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर चौधरी से जुड़ी कंपनियों को पैसा दिया गया। सुधीर चौधरी भारत सरकार की उस ब्लैकलिस्ट में हैं जिसमें भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल लोगों के नाम हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने रक्षा के सौदे करें। हम लोग जो आर्म्स जो हम लेते हैं दूसरे राष्ट्रों से, उसके बीच में दलाली नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू बायर, इनमें डायरेक्ट ये डील्स होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। टिप्पणी से इनकार करते हुए रोल्स रॉयस का कहना है कि वो जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। रोल्स रॉयस कंपनी की बाजार में 13 अरब पाउंड की वैल्यू है। कंपनी पैसेंजर जेट के लिए टरबाइन, इंजन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेचने का काम भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मार्शल रिटायर्ड ए के सिंह मौजूद हैं। फिलहाल मार्शल साहब, ये बताइए सबसे पहले कि कितना गंभीर इस पूरे मामले को मानते हैं और आप, और अगर माना ये अखबार ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो क्या हमें कभी पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी दलाली दी गई इस सौदे में? देखिए, अभी इसके ऊपर कमेंट करना और ये कहना कि दलाली दी गई है तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं होगा। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक कि हम या कोई गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो इसका पता न कर पाए। अभी तो ये गार्डियन और बीबीसी ने ही न्यूज़ निकाली है जिसके ऊपर हम और आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पर एक तो समय का नहीं बताया गया है कि ये कब का डील था। हॉक तो सन 83 से चल रहा था, हॉक का डील तो
तो लिहाजा मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं खुद फ़ौज में था, 40 साल इंडियन एयरफोर्स में रहा हूँ और फ़ौज जब इंडक्ट हुआ था तब भी मैं फ़ौज में था, तो मेरी तो जहन में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। पर किसी ने अभी कमेंट दिया था कि डायरेक्ट डीलिंग होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि ये डीलिंग हमेशा डायरेक्ट ही होनी चाहिए। किसी बिचौलिए की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिचौलियों की ज़रूरत तब नहीं, पड़ती लेकिन है सिंह साहब जब ये हम बताइए कि आप ये अपने कह रहे हैं आप कि में जब तक सक्षम जी नहीं सिंह हैं। साहब आप ये कह रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन सरकार ना करा ले तब तक हम इस पर बात ना करें। ये दुनिया के वो अखबार हैं जो कि सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड माने जाते हैं अपने आप में, बीबीसी की बात करें या गार्डियन की बात करें, और जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी सौदे में, और इतनी बड़ी कंपनी है दुनिया की, इतनी बड़ी कंपनी पर आरोप क्यों ही पलक झपकने से तो नहीं लगाया होगा। जाहिर है उनका अपना इन्वेस्टिगेशन होगा, उनकी रेपुटेशन के आधार पर हम बात कर सकते हैं, साबित होगा अदालत में, सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी वो अलग बात है। लेकिन इस मामले को आप कितना गंभीर मानते हैं, और क्या वाकई जिस तरह से भारत में लगातार पिछले जितने भी सौदे हुए हैं उनमें कुछ सौदों में कम से कम दलाली का मामला पाया गया है, क्या आप उसी की कड़ी में इसको एक मानेंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और इसकी बहुत ही सीरियसनेस में ही इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और तब जाके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इस समय तो यही कह सकते हैं कि अखबारों में खबर है, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेगी और संज्ञान लेने के बाद ही इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया होगी। पर जहाँ तक कंपनियों की बात है, चाहे कोई भी कंपनी हो, क्योंकि ये एक कंट्री में तो डील नहीं करते हैं, इन लोगों के शायद जहन में है कि ये जब इतनी कंट्रियों के साथ डील करते हैं तो एक कंट्री का डील जो है दूसरी कंट्री में स्पिल ओवर हो जाता है। तो जब तक ये पता न लगे कि किस समय का ये न्यूज़ है, मतलब किस दौरान की ये बात कर रहे हैं। हॉक की इंडक्शन तो आज से 20 साल पहले होने को थी और हॉक दुनिया में कम से कम नहीं तो 50-60 कंट्रियां इस्तेमाल करती हैं। तो लिहाजा उसके ऊपर ये कहना कि ये हिंदुस्तान के ही बिचौलिए ने लिया है या कोई लंदन में रह रहा है उसको पैसा दिया गया है, तो वो किस डील के लिए पैसा ले रहा था? हिंदुस्तान का है, इंडोनेशिया का है और सिंगापुर का है, या कहाँ के लिए पैसे ले रहा था? इसका तो जब यानी तक आप ये कह रहे हैं कि अभी और डिटेल्स, जी और डिटेल्स जब तक आएंगी, और खासकर आप ये कह रहे हैं कि जो कालखंड है जिसमें ये पैसा दिया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि किस कालखंड की ये बात हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से वो रक्षा विशेषज्ञ भी कह रही थी कि वाकई क्या डायरेक्ट जो है वो डीलिंग हो सकती है, या अभी भी दुनिया भर में भारत जिसमें शामिल है, दलालों का जो है वो बोलबाला है। पिछली बार भी हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के कई मामले आए हैं, भारत में भी इस तरह के कई मामले आए हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि इतनी रेप्यूटेड कंपनियां रोल्स रॉयस जैसी भी दलालों से काम चलाती हैं और अपना इंटरेस्ट, अपना हित आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत देती हैं? देखिए, जब जहाँ तक कि कंपनियों की बात है, क्योंकि मैं किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर दलाली का तो एक चलन बहुत समय से चल रहा था। पिछले 2-3 सालों में ही देखा गया है कि इसके ऊपर एक तरह से रोक लगाई गई है और प्रेजेंट गवर्नमेंट तो काफ़ी इसमें तेज़ है और डायरेक्ट डीलिंग के लिए वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग करेंगे। अभी रफाल का सौदा हुआ है, वो भी प्राइम मिनिस्टर खुद जाके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके आए थे। अमेरिका के साथ जितने भी सौदे हुए हैं सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुए हैं। तो एक पहल ज़रूर है, पर आपका इस एनालिसिस करना कि क्या ज़रूरी है कि हम एक मिडिलमैन के थ्रू जाएं। पर इस पर्टिकुलर केस में जो अभी आ रहा है, ये महानुभाव जो भी हैं मिस्टर चौधरी, ये लंदन में रहते हैं और इनकी डीलिंग रशिया के साथ है, इनकी डीलिंग और दूसरे देशों के साथ भी है। तो मैं नहीं जानता कि किस, जैसे आपने बताया कि किस समय की बात कर रहे हैं। जब वो समय का पता लग जाएगा तो फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सतर्क हो जाएंगी और ज़रूर देखना चाहेंगी कि उस समय कौन था जिसने इसके ऊपर डिसीजंस लिए थे कि जिनसे पूछताछ की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे।
सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार को भीषण गोलीबारी की गई। इसमें 8 नागरिकों की मौत हो गई जबकि 22 से ज़्यादा लोग घायल हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी इसका पुरजोर जवाब दिया। बीएसएफ ने कहा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 14 चौकियों को तबाह कर दिया। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाकर सीमा पार गोलीबारी को लेकर विरोध जाहिर किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मंगलवार को सांबा, जम्मू, पुंछ और राजौरी में जबरदस्त फायरिंग की। इसमें 8 लोगों की जान चली गई जबकि 22 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा मौतें सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में हुई। यहां 6 लोग गोलीबारी के शिकार हुए। राजौरी जिले के मंजाकोट में 2 महिलाओं की मौत हुई। पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए और मशीन गन से फायरिंग की गई। आज जो है ये लोग हैवी मोटर का इस्तेमाल करते हुए हमारे फॉरवर्ड लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं और हम भी जो है इक्वल मेजर में अप्रोप्रिएट रिस्पांस इनको दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इनको हिट करेंगे जहां इनको सबसे ज्यादा चोट लगेगी। सेना और बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तानी फायरिंग की आड़ में आतंकियों को सीमा पार कराने की कोशिश होती है। बीएसएफ ने आतंकी गतिविधियों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की निंदा भी की। हाँ, ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 12 नागरिकों समेत 18 लोगों की जान जा चुकी है। 80 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लगातार हो रही गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो जान बचाने की कोशिश में हैं। सीमाई इलाकों के 174 स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सुबह से ही हैवी शेलिंग कर रहा है और हैवी मोटार शेलिंग यहाँ पे हो रही है और बुलेट्स तक लोगों के घरों तक आई हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना भी बहुत मजबूर हो गया है। इस समय हालात बहुत खराब हैं। अभी भी फायरिंग चल रही है सर, अभी भी देखो आप भी सुन सकते हैं सर, इस समय लगातार फायरिंग चल रही है सर। भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ भी खासा नुकसान हुआ है। सेना ने दावा किया कि नौशेरा सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि फायरिंग में उसके 6 नागरिक मारे गए हैं और 8 जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आग पर जम्मू कश्मीर सरकार को सख्ती से रोक लगाने को कहा है। मंत्रालय ने जल्द से जल्द स्कूल खोलने को कहा है जिससे सामान्य हालात बन सकें। वहीं राज्यपाल NN वोहरा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर स्कूल दोबारा खोलने के तौर तरीकों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आगजनी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वो इन वारदातों पर कड़ाई से रोक लगाए, साथ ही स्कूलों को दोबारा खोलने का बंदोबस्त करे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि वो हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह इशू स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है। लॉ एंड ऑर्डर का उन्हीं को देखना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और क्यों हुआ ऐसा, कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट ठीक करेगी। कश्मीर घाटी में कम से कम 26 स्कूलों में आगजनी की वारदातें हुई हैं। घाटी में 9 जुलाई से स्कूल कॉलेज बंद हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा 14 नवंबर और 10वीं की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। विपक्षी दल और अलगाववादी इसका विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर ही स्कूल खुलने चाहिए, नहीं तो अशांति फैलाने वालों को नया हथियार मिल जाएगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि गरीब बच्चों को स्कूल से दूर रखने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। वो स्वयं बेनकाब हो गए हैं और कश्मीर का आम युवा अब इस षड्यंत्र को भली भांति समझने लगा है। यही कारण है
यही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ बाहर प्रदर्शन पर निकले हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी सोमवार को स्कूलों की सुरक्षा के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि इस साजिश के आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भोपाल जेल से फरार सिमी के 8 सदस्यों के मुठभेड़ में मारे जाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने राज्य सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों से 6 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की जेल मंत्री ने भोपाल जेल ब्रेक मामले में सुरक्षा चूक की बात कबूल की है, तो एसटीएफ प्रमुख सुधीर शाही को एडीजी जेल बना दिया गया है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने सिमी आतंकियों की मुठभेड़ में मौत पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार की किसी भी कार्रवाई पर हमेशा शक करने की आदत खत्म होनी चाहिए। जेल ब्रेक मामले में शहीद हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, लेकिन इनके लिए आसमान सर को उठाने की कोशिश हो रही है और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। We should stop this habit of raising doubts and questioning the authorities and the police. This is not a good culture. Facts will come out. मुख्यमंत्री ने शहीद हेड कांस्टेबल के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की। इस बीच मध्य प्रदेश की जेल मंत्री कुसुम मेहताले ने सुरक्षा चूक की बात मानी है। जेल प्रबंधन में ने प्रयास तो किया है, लेकिन अब कोई चूक तो हुई है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। उधर मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के परिजनों ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, तो कांग्रेस और वाम दल समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। एनआईए जांच एनकाउंटर की करे, जेल से कैसे भागी इसकी जांच वो क्यों करेगी एनआईए? उसकी जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। हम सरकार ने जो बयान दिया राज्य सरकार ने, उसको हम मान नहीं सकते हैं। ये गंभीर बात है कि 8 लोगों को इस तरह कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह सकते हैं हुआ है। इसके बारे में न्यायिक जांच की जरूरत है। भोपाल सेंट्रल जेल से सुरक्षा गार्ड की हत्या कर सोमवार तड़के भागे सिमी के 8 आतंकियों को कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। राज्य सरकार ने लापरवाही के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और इसकी जांच एनआईए को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी मिटाने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में भी राज्योत्सव समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के 16वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की और जंगल सफारी समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 5 दिन चलने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य ने विकास के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों को शिक्षित कर हुनरमंद बनाने पर जोर दिया। उसे हुनर सिखाया जाए, उसे कार्य करने के लिए औजार दिए जाए, उसे काम करने का अवसर दिया जाए, तो सिर्फ वो अपने परिवार की गरीबी हटाएगा ऐसा नहीं, वो अड़ोस पड़ोस के भी 2 परिवारों की गरीबी हटाने की ताकत उसमें आ जाए। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अलावा मंगलवार को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल ने भी स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के नागरिकों को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा है कि साइरस मिस्त्री को हटाने का फैसला कठिन था। उन्होंने कहा कि ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है। रतन टाटा का बयान ऐसे वक्त आया है जब मिस्त्री ने डोकोमो से लेकर टाटा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डोकोमो विवाद में सभी फैसले बोर्ड की सहमति से लिए गए और रतन टाटा को भी इसकी जानकारी थी। हालांकि कंपनी ने आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। टाटा टेलीसर्विसेज और जापानी कंपनी डोकोमो का विवाद अदालत में है। डोकोमो ने 2009 में टाटा की कंपनी में 26.5% हिस्सेदारी करीब 13,000
करोड़ रुपए में खरीदी थी। तब ये सहमति बनी थी कि अगर 5 साल में डोकोमो बाहर निकलेगा तो उसे 50% रकम लौटा दी जाएगी। 2014 में डोकोमो इससे बाहर हो गया और अब वो करीब 7,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। सरकारी बैंकों के कई बड़े ग्राहक जानबूझकर कर्ज लौटाने से कतरा रहे हैं। ऐसे ग्राहकों की बढ़ती तादाद बैंकों के लिए परेशानी का सबब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई से ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करने पर सवाल पूछा है। कर्ज में बड़ी रकम फंसने से बैंकिंग सिस्टम के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त एतराज के बाद सार्वजनिक बैंक जानबूझकर कर्ज नहीं देने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। इसके लिए रिजर्व बैंक पहले ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं चुकाने वालों की एक सूची सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है। हालांकि रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कर्जदारों के नाम सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है। केंद्रीय बैंक की दलील है कि नाम सार्वजनिक होने से कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। Project appraisal has to be happening on a very regular basis so that you keep understand the kind of risk that is going to be built up over a period of time in the project. दिसंबर 2015 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 3 साल में जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वालों की तादाद 5,554 से बढ़कर 7,686 हो गई। इसी दौरान बैंकों का कर्ज 27,749 करोड़ से बढ़कर 66,190 करोड़ हो गया। सिर्फ 57 कर्जदारों पर बैंकों का करीब 85,000 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें से सबसे ज्यादा बकाया एसबीआई पर है। They constitute about 85% of these NPAs, which is a very very high figure. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आम आदमी है जो रोजमर्रा के लिए जो लोन लेता है उसका सिर्फ 15 से 16% का जो एनपीए हो रहा है, बट आपके जो बड़े बड़े जो बोरोवर्स हैं उनका 84-85% हो रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लौटाए जा रहे कर्ज पर चिंता जताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता जानने का मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च अदालत ने पृथ्वीराज सिंह और पुखरेम शरद चंद्र सिंह की एक दूसरे के खिलाफ दायर अपील में ये फैसला दिया। दोनों ने मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस AR दवे और L नागेश्वर राव की पीठ ने कहा है कि शैक्षिक योग्यता की सही जानकारी देना उम्मीदवारों का कर्तव्य है और इसकी जानकारी मतदाताओं का मौलिक अधिकार। पीठ ने यह भी कहा कि इस बारे में किसी तरह की गलत जानकारी नामांकन पत्र खारिज होने की वजह बन सकता है। 2012 में मणिपुर के मोइरंग विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ एनसीपी उम्मीदवार पृथ्वीराज सिंह की जीत को हाई कोर्ट ने शून्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। निर्वाचित उम्मीदवार पृथ्वीराज ने नामांकन पत्र में खुद को MBA बताया था, जो गलत पाया गया। NSG और आतंकवाद के मसले पर चीन और भारत की 4 नवंबर को हैदराबाद में बैठक होने वाली है। इसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। बैठक से पहले चीन ने बयान दिया है कि वो पहले गैर NPT सदस्य देशों की NSG में भागीदारी के मसले पर सर्वसम्मति फॉर्मूला चाहता है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसके बाद ही वो भारत के NSG सदस्यता की अर्जी पर विचार करेगा। चीन की तरफ से ये बयान दोनों देशों के बीच NSG सदस्यता के मुद्दे पर बीजिंग में सोमवार को हुई दूसरे दौर की वार्ता के अगले दिन आया। हुआ चुनयुंग ने कहा कि NSG के मसले पर चीन भारत के साथ संवाद जारी रखेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जज की अगुवाई में जांच आयोग बनाने का आदेश दिया है। इन याचिकाओं में तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की याचिका भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां होंगी। कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं को जांच पैनल के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से शुरू होगा। इस बार फिल्म फेस्टिवल की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में दक्षिण कोरिया सिनेमा को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। वहीं मशहूर भारतीय फिल्म हस्ती का शताब्दी पुरस्कार गायक SP बालासुब्रमण्यम को दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री M वेंकैया नायडू ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फिल्म महोत्सव की शुरुआत पोलिश फिल्म
आफ्टर इमेज से होगी, जबकि समापन में दक्षिण कोरिया की फिल्म द एज ऑफ शेडोज दिखाई जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में कई देशों की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।